अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। क्या हो रहा है वहां पर देखिए। अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर चला है। पहले अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया था, जब खुद एक्शन नहीं लिया गया तो चल गया बुलडोजर। यह अभिषेक बनर्जी का दफ्तर है जो आप देख रहे हैं, जिस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। और बुलडोजर एक्शन से पहले की तस्वीरें जरा आप देखिए। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले की तस्वीरें हैं, जैसा कि आपको बताया हमने। लेकिन जब बुलडोजर चल गया या चल रहा है, उसकी भी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। तो बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ऑफिस पर नोटिस चस्पा किया गया था। ये देखिए नोटिस। तो कई बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई आखिरकार शुरू हो गई। ये देखिए बुलडोजर पहुंचने का सिलसिला साउथ 24 परगना स्थित। वहीं अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया। ये उस समय की तस्वीरें आप देखिए जरा। एक और तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। देखिए जरा स्क्रीन पर आपके सामने है बुलडोजर कार्रवाई के बाद की ये तस्वीरें हैं। जब पूरी तरह से एक्शन हो गया कार्रवाई, उसके बाद की तस्वीर। लेकिन यहां सवाल यह है कि अभिषेक बनर्जी पर बुलडोजर क्यों चला? ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर यह बुलडोजर चला क्यों, जानिए। तो टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर यह बुलडोजर चला। साउथ 24 परगना में स्थित एमपी ऑफिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। यह कार्रवाई कोलकाता नगर निगम की तरफ से की गई है। सुबह के समय अमतला इलाके में बुलडोजर पहुंचा। इसके बाद ऑफिस को गिराने का काम शुरू हो गया। बुलडोजर कार्रवाई से पहले केएमसी ने एक नोटिस भी चस्पा किया था, जिसमें बताया गया था कि यह बिल्डिंग बिना मंजूरी के बना दी गई। बुलडोजर एक्शन से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहां पर इलाके में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात थे। मौके पर भारी भीड़ और टीएमसी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 43 प्रॉपर्टी को लेकर एक लिस्ट भी जारी की गई है। दावा है ये सभी संपत्ति ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की ही है। दावा यह भी है ये लिस्ट कोलकाता नगर निगम के रिकॉर्ड से ली गई है। अभिषेक और उनके परिवार की 17 संपत्ति को लेकर नोटिस जारी है। इसके लिए अभिषेक के शांति निकेतन वाले घर को लेकर भी नोटिस दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर अभिषेक बनर्जी और दूसरे नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपके सामने रखते हैं। এবং কিসের বেসিসে सच्चाई जानने के बावजूद राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए ऑफिस को तोड़ दिया गया। लोगों को याद रखना चाहिए कि हर कार्रवाई की बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। अगर मैं जिंदा रहा और न्याय हुआ तो कानून की जिन धाराओं में आज हमारे खिलाफ गलत इस्तेमाल हो रहा है, वही धाराएं एक दिन इन कामों के लिए जिम्मेदार लोगों पर लागू होंगी। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम कलकत्ता हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ताकि पक्का किया जा सके कि वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनको सजा मिल सके। झंडा नहीं लीगल उनकी ऑफिस है, उसको तोड़ा गया है। अब वो अगर लीगल है उनका तो पार्टी उनका जो ऑफिस है तो दिखाने के लिए बोलिए पेपर्स। अब उसके बाद में उन्होंने बोला था कि अगर मेरे खिलाफ करप्शन के केसेस आ गए या प्रूव हो जाए तो मैं फांसी ले लूंगा। तो अब तो कुछ प्रूफ होना बाकी नहीं रह गया। सारा बंगाल जानता है क्या उन्होंने किया। सांसद होके प्रतिनिधि हो, उसके बाद भी सब जानने के बाद भी, संविधान कानून सब जानने के बाद भी आप लोग सरकार में थे। कैसे आप लोग ये इलीगल जगह में आप लोग पार्टी ऑफिस बना लिया था? सालों से ये तृणमूल कांग्रेस अमल में दिखा गया था। इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल काम, इलीगल सिंडिकेट, ये सब चल रहा था। इलीगल माफिया, उसका अंत हो गया है। भय आउट हुआ, भरोसा इन हुआ। ये पश्चिम बंगाल की बात हो गई। अब आपको लिए आते हैं राजधानी दिल्ली, क्योंकि यहां पर मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। क्या तैयारी, क्या हलचल है,
आइए समझते हैं। मॉनसून सत्र से पहले ममता और उद्धव को दोनों को झटका लगा है और एनडीए की ताकत इसके साथ बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे के 6 बागी अब एकनाथ शिंदे के हो गए हैं। लोकसभा स्पीकर ने इसकी मान्यता दे दी है। और वहीं ममता बनर्जी के बागियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि बागी गुट को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्योता मिल गया है। ये देखिए, इन न्योते की वो है जो भेजा गया है, कागज डॉक्यूमेंट, ये ममता के बागी गुट के लिए है न्योता। उधर लोकसभा में अब ममता बनर्जी की ताकत कम हो गई है। 28 की जगह अब सिर्फ 8 सांसद ममता बनर्जी के पास बचे हैं। तो कैसे इसी के साथ लोकसभा में नंबर गेम बदल चुका है और इससे एनडीए को कैसे फायदा होने वाला है, आइए समझिए। देखिए, टीएमसी के बागी लोकसभा सांसदों को बैठक का न्योता मिला। मॉनसून सत्र के लिए एनसीपीआई को न्योता भेजा गया है। टीएमसी के बागी 20 सांसद एनसीपीआई में शामिल हो चुके हैं और इस बीच किरण रिजिजू ने बैठक का न्योता भेज दिया है। बागी गुट ने स्पीकर से एनसीपीआई के तौर पर मान्यता की मांग की। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी में बड़ी टूट हो गई। एनसीपीआई को लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। सुदीप बंदोपाध्याय एनसीपीआई के लोकसभा में नेता होंगे, जबकि काकोली घोष एनसीपीआई की मुख्य सचेतक होंगी, यानी व्हीप, चीफ व्हीप। इसके बाद एनसीपीआई में लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी ममता के सांसदों की संख्या 28 से कहां पहुंच गई, 8 हो गई है। और लोकसभा में अब उधर जरा पश्चिम बंगाल से आपको दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लिए चलते हैं। उद्धव के बागियों पर भी फैसला आ चुका है। उद्धव गुट के 6 सांसद अब शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। लोकसभा स्पीकर ने 6 सांसदों को मान्यता दे दी है और इसके बाद शिवसेना के सांसदों की संख्या हो गई है बढ़कर 13, जबकि उद्धव गुट के पास अब सिर्फ कितने बचे हैं, 3 सांसद। तो अभिषेक बनर्जी ने बागियों को लेकर आज बयान दिया है। अभिषेक ने क्यों कहा कि 1 घंटे में इस्तीफा दे दूंगा, सुनिए जरा। अगर किसी को मेरे से दिक्कत है, मैं तो चुनौती देता हूं भाई। 60 एमएलए गए हैं, कुछ लोग गए, 20 एमपी गए, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप लौट के आओ ममता बनर्जी के पास। 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप लौट के आओ, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं। 24 घंटा, चलो 24 घंटा छोड़ दो, 1 घंटा भी ले लो और कम करता हूं। हमारे सांसद जो चुराए गए या डकैती हुई, अब उनको बताया जा रहा है कि वो सब सज्जन है, वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के ही सांसद हैं, जबकि हमारे नाम पर चुन के आए, हमारे चुनाव चिन्ह पे चुन के आए। हमारे नेताओं ने जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं पार्टी का, उन्होंने चिट्ठी भी लिखा ओम बिरला जी को कि दोनों पक्षों का बात सुने बिना आप निर्णय मत दीजिए, फिर भी आपने निर्णय दे दिया। ये दिखाता है कि लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। एक और सवाल सियासी गलियारों में इन दिनों उठ रहा है, क्या शरद पवार एनडीए में शामिल होंगे? अगर होंगे तो इसकी शर्त क्या होने वाली है? आइए जरा समझते हैं इसको। शरद पवार की पार्टी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें हैं। परिसीमन बिल पर पवार की पार्टी एनडीए का समर्थन कर सकती है। इसके लिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक शर्त रखी गई है। सूत्र बता रहे हैं कि पहले एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय करना होगा, इसके बाद ही शरद पवार की एनडीए में एंट्री होगी। एनसीपी अजित गुट पहले से एनडीए के साथ है। पवार की शिंदे से मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हुई थी और इसके बाद पवार ने फडणवीस की भी जमकर तारीफ की। सुप्रिया सुले ने इशारों में बिल के समर्थन की बात कही थी और इसके बाद एनसीपी शरद गुट के एनडीए में शामिल होने की अटकलें हैं। बीजेपी ने साफ किया है कि शरद गुट का बीजेपी में विलय नहीं होगा। लोकसभा में शरद गुट के 8 सांसद हैं। अभी एनसीपी के दोनों गुटों में विलय को लेकर पहले बात हुई थी। दावा है कि अजीत पवार विलय के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनके निधन के बाद दोनों गुटों के विलय की चर्चा बंद हो गई। अब फिर से विलय को लेकर पार्टी और परिवार में घमासान बढ़ सकता है। एनडीए में शरद पवार की एंट्री की अटकलों पर से सुनेत्रा पवार असहज बताई जा रही हैं। इसको लेकर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनवाते हैं उनकी जुबानी। गाड़ी चाहिए, लाल दिए की गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, आजू बाजू पुलिस रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, बस और क्या चाहिए। ऐसा बीजेपी उनको कहेगी।
चीफ मिनिस्टर बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ेंगे नहीं। शरद पवार को विकास के मुद्दे पर एनडीए में शामिल होना चाहिए। मैं खुद इसी मुद्दे पर एनडीए में शामिल हो चुका हूं। उनमें और मुझ में काफी समानता है। हम हर मुद्दे पर एक जैसी राय नहीं रखते, लेकिन हम विकास के मुद्दे पर साथ हैं। इस प्रकार से जो चर्चा लंबे समय से चल रही है उसका बार बार लगातार एनसीपी शरद पवार गुट ने खंडन किया है, और उसके बावजूद इस प्रकार से बार बार जो न्यूज आ रही है उसको लेके गंभीरता के साथ उनके दलों ने इन सब चीजों को सिरे से खारिज करना चाहिए। लोकतंत्र में अच्छे काम देखकर, विकास के काम देखकर दूसरे दल के लोग अगर बीजेपी या एनडीए से जुड़ते हैं तो मुझको ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम के प्रति, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के काम के प्रति लोगों के मन में जो विश्वास जगा है उसके कारण ऐसा हो पाता है, ऐसा लगता है।